हेलो माय यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज का जो सेशन है मेनली आपको दिख गया होगा दैट हम यहाँ बात करने वाले हैं एपीआई स्कोर के बारे में, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है क्या। आप लोग यहाँ पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करनी है। मेन आपका जो कह लीजिए कि एक अल्टीमेट एम जो होता है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए केवल नेट एलिजिबिलिटी जो है सफिशिएंट है या नहीं, या फिर और क्या क्या चीजें चाहिए वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि एक तो आपको नेट एलिजिबिलिटी चाहिए कि ये एक तरह का एलिजिबिलिटी एग्जाम है कि आप पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। मेनली बच्चों के अंदर डाउट क्या होता है कि मतलब ये एक कंसेप्शन बना के रखा हुआ होता है दैट हमारा जो है नेट क्लैरिफाई हो गया, नेट क्लियर हो गया है या जेआरएफ क्लियर हो गया है तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब बिल्कुल एप्लीकेबल हो चुके हैं। हमारे घर जो है यूनिवर्सिटी का जो है कॉल आने वाला है तुरंत कि भाई अब आप जो है नेट क्वालिफाई कर चुके हो, आ जाओ अप्लाई कर दो और आपका जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब भी नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एक बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। बहुत सारे अदर स्टेप्स होते हैं जब आपको प्रोफेसर बनने, यानी कि जब आप उस प्रॉपर पाथ पे चल रहे हो तो आपको बहुत सारे चीजें क्लियर करनी पड़ती है। आपका सबसे बड़ा रोल जो होता है ना आपके 10th 12th से ही शुरू हो जाता है। सब कहते हैं ना कि 10th में पेरेंट्स कह रहे होते हैं, टीचर्स कह रहे होते हैं कि भाई पढ़ लो, मार्क्स अच्छे ले आओ, आगे मार्क्स काम आएंगे। 12th में भी कहा जाता है दैट भाई 12th में मार्क्स अच्छे ले आओ, आगे काम आएंगे। तो मेनली जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले होते हैं उनके लिए वो जो आगे काम आने वाली चीज है ना कि भाई आगे काम आएगा, वो आगे काम आने वाला चीज एपीआई स्कोर होता है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेनली कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्राइटेरिया समझाती हूँ कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है तो दो तरह की वैकेंसीज मेनली देखने को मिलती हैं। दो तरह की वैकेंसीज कौन सी होती है? आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके दो जगह आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज एक होता है यूनिवर्सिटीज में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आप यहां पे कॉलेजेस में कर सकते हो। लेकिन अब इनके हम मतलब कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। या तो आपका लिया जाता है इंटरव्यू, या लिया जाता है रिटन एग्जाम, या फिर इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम। इस तरह से आपका क्राइटेरिया जो है मेनली फॉलो किया जाता है। नॉर्मली अगर जितने भी पीएससीज होते हैं, यानी कि आपके मेनली पब्लिक सर्विस कमीशन जितने हैं, पीएससी जो है ये अलग अलग तरह के, जैसे राजस्थान का है, हरियाणा का है, सब जगह अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। पहले रिटन एग्जाम ले लिया जाएगा, रिटन एग्जाम के लिए आपको जो है पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए हो गया। और कुछ यूनिवर्सिटीज हो गए जो कि एपीआई स्कोर भी मैंडेट करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एपीआई स्कोर मैंडेट करती है कि कंपल्शन है कि एपीआई स्कोर जो है वो आपको फुलफिल करना है। अब कुछ एक फिक्स एपीआई स्कोर जो है कॉलेजेस ने किया हुआ है। अब सबसे पहली बात, एपीआई स्कोर होता क्या है, ये नॉर्मली आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये है क्या चीज, तो वो मैं आपको यहां पर दिखाती हूं। जो एपीआई स्कोर मैं आपको दिखाने वाली हूं वो यूजीसी नोटिफिकेशन द्वारा दिया गया था 2018 के अंदर। उसको हम यहां पे जो है मैं आपको शो कर रही हूं। दो टेबल है यहां पर, एक टेबल है आपके यूनिवर्सिटीज के हिसाब से क्राइटेरिया बताऊंगी, और एक जो क्राइटेरिया है वो कॉलेजेस के हिसाब से। और ये दिया गया है आपका यूजीसी नोटिफिकेशन, यूजीसी द्वारा ये नोटिफाई जो है किया गया है कि अगर एपीआई स्कोर आपको देखना है तो आप को किस तरह से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे। ये क्राइटेरिया दिया गया है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जैसे आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद में
आफ्टर एग्जाम आप जब बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई मतलब कह लीजिए सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जब आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में या फिर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद में इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाता है तो कुछ चीजें चेक की जाती है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो ना तो आपकी इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऐसी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पाओगे तो आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पहला यूनिवर्सिटी का हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10-12 का नहीं, ग्रेजुएशन से आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाइक यहाँ पे आप देखिए, ग्रेजुएशन में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देख रहा है कि अगर आपने 80 या मार्क्स आपको दिए गए हैं, आपके स्कोर यहाँ पे आप देखोगे 80% अबव आपके अगर मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आपको यहाँ पे 15 मार्क्स जो है 15 स्कोर आपको जो है मिलेगा। अगर आपका 60% या उससे कम का मतलब 60 से 80% का अगर आपका रहा है 60 से 80% का तो आपको यहाँ पे 13 मार्क्स मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर 55 से 60 तक का रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा 55% आपको यहाँ पे दिया गया है। आप नेट भी तभी फॉर्म भी तभी फिल करते हो नेट का जब आपको 55% जो है कंपल्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 55 से 60% अगर आपका है तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं, यहाँ ग्रेजुएशन की बात की, उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ज्यादा है तो आपको यहाँ 28 मार्क्स मिल जाएंगे। वहां पर 60 से 80 है तो 25 और 55 से अगर 60 है तो आपको 20 का स्कोर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एमफिल फिलहाल जो है अभी एमफिल नहीं हो रही है, एमफिल जो है मेनली नहीं देखने को मिल रही है। पीएचडी अगर आपका जो है, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको पूरे 30 मार्क्स यहाँ पे जो है पीएचडी के मिलेंगे। एमफिल की बात करो, अगर एमफिल है 60% से अबव तो 7 मार्क्स, 55 से 60 तो 5 मार्क्स वहां पे मिल रहे हैं। वही हम आगे चलते हैं, देखिए पीएचडी मैंने कहा 30 मार्क्स के लिए। अगर आपने नेट विद जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, अगर नेट विद जेआरएफ क्लियर किया है तो 7 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अगर नेट केवल नेट और नेट इक्विवेलेंट यानी कि सेट है, इफ अगर आपका सेट है या स्लेट है तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशंस देखिए, आप यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपको नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको नेट क्वालिफाई हो चुका है, आपकी पूरी प्लानिंग है कि आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दीजिए। रिसर्च पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दीजिए कि कैसे आपको रिसर्च पेपर लिखनी है, कैसे पब्लिश करवानी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो और अपना रिसर्च पेपर लिखने की तैयारी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है आपने अगर आपके पास में कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको हर एक रिसर्च पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास मैक्सिमम 5 पब्लिकेशन है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको हर एक पब्लिकेशन पे 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो भी आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो यूजीसी द्वारा रजिस्टर्ड, जो भी आपके यहाँ पर कह लीजिए यूजीसी द्वारा जो भी लिस्टेड जर्नल्स है, यूजीसी ने जिन जर्नल्स को लिस्ट किया हुआ है वहां से रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए या फिर वहां से एफिलिएटेड आपकी जो है वहां से पब्लिश्ड आपकी जो है रिसर्च पेपर होनी चाहिए। देन यहाँ पे टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर जैसे आपने कहीं पढ़ा रखा है वो एक्सपीरियंस भी आपका मैटर करेगा। तो टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है हर एक साल के लिए 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ इन्होंने कहा एमफिल प्लस पीएचडी दोनों मिला के मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। आपने चाहे एमफिल भी किया हो चाहे पीएचडी भी किया हो, दोनों कर रखा है तो मैक्सिमम आपको 30 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ इन्होंने कहा कि आपका एमफिल के लिए आपको 7 मिलेंगे और पीएचडी के लिए 30 मिलेंगे, मतलब आपने अगर दोनों कर रखी है तो 37 मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स ही यहाँ पर जो है वो मिलेंगे। जेआरएफ नेट स्लेट मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, जेआरएफ पे 7, नेट पे आपको 5 मार्क्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटीज। जो कैंडिडेट्स कुछ क्राइटेरिया पर ही बुलाए जाएंगे, वो क्राइटेरिया क्या है, आपका एकेडमिक स्कोर जो है 80 मार्क्स का होगा,
रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स की और टीचिंग एक्सपीरियंस 80 मार्क्स का, मतलब आपको 100 में से मार्किंग यहाँ पे दी जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के अंदर 100 में से आउट ऑफ, अगर आपका 60 आउट ऑफ 100 अगर है, 100 में से अगर 60 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 60 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 100 में से, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ये काफी बार जो है वहां पे कहा गया कि भाई मैक्सिमम 60 मार्क्स आपके होने चाहिए। काफी सारे कॉलेजेस में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है तो वहां पे कहा है कि भाई एपीआई स्कोर जो है आपका 60 होना चाहिए। अब आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। इफ मानो आपका यहाँ पे स्कोर जो है दैट इज आपके ग्रेजुएशन में 60% यानी कि 60 से 80% मार्क्स आए हैं, तो आपका यहाँ पे 13 मार्क्स हो गए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका 80 अबव है तो आप यहाँ पे 28 ले सकते हो। अगर आपने पीएचडी की है, अगर अभी वैसे अभी तक जैसे कहें कि आपका इनिशियल डेज ही है, आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपका कोई पीएचडी अभी होगा नहीं। अगर नेट विथ जेआरएफ है तो 7 आप ले लीजिए, या फिर आपका नेट इक्विवेलेंट है तो आप 5 ले लेना। इफ अगर हम कहें रिसर्च पब्लिकेशन, आपने अगर एक पेपर भी रिसर्च का लिया है तो 2 मार्क्स, और 1 साल या 2 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो हम वो भी लिख लेते हैं। मान लो एक रिसर्च पेपर जो है आपका यहाँ पे 1 लिखा है और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह से आप अपना स्कोर जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो आपका स्कोर यहाँ पे ले लीजिए 10, 20, 22 और 52। यहाँ पे नॉर्मली किसी अगर 60 बोला है कि 100 में से 60 मार्क्स आपको चाहिए, तो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अभी भी आपको काफी कुछ जो है अपने स्कोर में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अकॉर्डिंग टू अच्छे नॉर्मली अच्छे यूनिवर्सिटीज में लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना एक एपीआई स्कोर लेके आते हैं, मैंडेट किया हुआ है कि आपको एपीआई स्कोर जो है फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो आपको उसके लिए काफी जो है यहाँ पे अपने फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने जो है एपीआई स्कोर के अंदर। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके ये एपीआई स्कोर हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज जो है लेके चलता है। ये यूजीसी का इंस्ट्रक्शन है। यूजीसी ने कहा भाई अगर एपीआई स्कोर आप लेके चल रहे हो, एपीआई स्कोर के अंदर ये चीज मैंडेट है, कॉलेजेस भी और यूनिवर्सिटीज भी दोनों के लिए जरूरी है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना खुद का कई बार अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, अदर यूपी हो गया, जितने भी अगर इनके असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज निकलती है, उनका क्राइटेरिया फॉर्म फिल करते वक्त देखिएगा कि क्या क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एपीआई स्कोर इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पर इन्होंने दूसरा भी टेबल दिया है, टेबल 3 भी, जो कॉलेजेस के लिए है। अगर कॉलेजेस में अप्लाई करते हो तो इन्होंने देखो मार्किंग थोड़ा डिफरेंट कर दी है। अगर आप ग्रेजुएशन में 80% अबव तो 21 मार्क्स, देन 19 एंड देन 16। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 33, 30 एंड 25। एमफिल के लिए वही 7 और 5। पीएचडी इन्होंने कम कर दिया, विच इज 30 मार्क्स था, इन्होंने 20 कर दिया है। जेआरएफ के लिए इन्होंने 10 मार्क्स दे दिए हैं जो पहले के 7 थे, और नेट के लिए इन्होंने 8 मार्क्स कर दिए जो पहले यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स थे। रिसर्च पब्लिकेशन उन्होंने मैक्सिमम 6 ही रखा है। आपको वहां पे मैक्सिमम 10 बोला था, यहाँ पे 6 ही रखा है। और टीचिंग यहाँ पे आपका जो है 10 का रखा है, मैक्सिमम 2 मार्क्स हर एक साल के लिए। तो इससे इनका क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। यहाँ पे एकेडमिक स्कोर इनका बढ़ चुका है, 84 हो चुका है। रिसर्च पब्लिकेशन को इन्होंने 6 मार्क्स ही दिए और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 का, तो टोटल आपका यहाँ पे 100 हो चुका है। यानी कि कॉलेज में जो एकेडमिक स्कोर है वो ज्यादा है एज कंपैरेटिव आपके यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्कोर के। तो यहाँ पर आपको अब अपना पाथ क्या डिसाइड करना है, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है, वो अब आपके हाथ में है कि आप अपना जो एपीआई स्कोर है वो कैसे इंप्रूव करना चाहेंगे। आप आगे आपको रिसर्च पेपर्स लिखने हैं, या फिर आप अपना जो है नेट जेआरएफ क्लियर कीजिए, पीएचडी में एनरोल कीजिए, पीएचडी के लिए रेगुलर आपकी पीएचडी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको यहाँ पे एपीआई स्कोर आपका इंप्रूव करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको यहाँ पर एपीआई स्कोर क्या होता है वो क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही सेशन मैं आपके लिए लेके आते रहूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर सेशंस में मिलते हैं अदर किसी डाउट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।